हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिलाइट आईएएस के एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यूपीएससी के मेंस पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री के साथ मेंशन किया गया है। और यदि हम प्रीलिम्स में देखें तो आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति भाग 1। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है और यूपीएससी में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हम आने वाली क्लासेस में और आर्ट एंड कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल शैलचित्र। ये हमारी आज की क्लास का विषय होने वाला है और आने वाली क्लासेस में सिंधु घाटी की कलाएं, मौर्यकालीन कला, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपराएं, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। ये सभी चैप्टर हमारे आने वाली क्लासेस के विषय रहेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र से। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसके बारे में कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिले हैं, अर्थात किसी भी रूप में कोई पुस्तक या कोई कागजी दस्तावेज नहीं मिले हैं। और मिलते भी कैसे? उस समय ना तो कोई भाषा थी, ना कोई लिपि थी, और सिर्फ यदि उस काल के इतिहास को जाना गया है तो सिर्फ और सिर्फ शैलचित्रों से जाना गया है। और इसीलिए ये शैलचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने में। फिर हम बात करते हैं शैलचित्र के बारे में। वह चित्र जो पत्थरों की गुफाओं या शिलाओं पर मिले होते हैं, अर्थात शैलचित्र जो पत्थरों के ऊपर बनाए जाते हैं, उन्हें हम शैलचित्र कहते हैं। यदि हम शैलचित्रों की बात करें तो उस काल के मानव ने अपने विचारों को शैलचित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है। हम सभी जानते हैं कला एक ऐसा साधन है, ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के या किसी भी व्यक्ति के विचारों को और कहें तो उसकी इमेजनरी, उसकी कल्पना को एक प्रदर्शन करने का, अर्थात दिखाने का एक ज़रिया है। जो कला है वो अपनी कल्पना और अपने विचारों को प्रकट करने का, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने का एक माध्यम है। यदि हम बात करें शैलचित्रों के उद्देश्य के बारे में तो हम सभी इसके दिमाग में आ रहा होगा कि उन्होंने शैलचित्रों को क्यों बनाया, उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया शैलचित्र बनाने में। तो तत्कालीन आदिकाल के मानव, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो उस वक्त के आदिकाल के मानव थे वो शायद से अपने घरों की साज सज्जा करने के लिए ये चित्र बनाते होंगे। जैसे आजकल हम सभी अपने घरों में पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं। हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसको हम अपने घर में लगाते हैं याद के तौर पे। तो वैसे ही शायद उनकी भी मानसिकता यही रही होगी कि वो अपने मनोरंजन को या अपनी जीवन शैली को एक चित्रों के माध्यम से उकेरें, ठीक है। और या फिर एक कारण यह भी सोचा जा सकता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन के बारे में बताने के लिए ये उन्हें एक धरोहर के रूप में देना चाहते हों। तो इसी वजह से शायद उन्होंने ये सब बनाए होंगे। जैसा कि आप सभी ये देख रहे हैं, ये कुछ शिकार करते हुए लोग दिख रहे हैं, कुछ घोड़ों पे बैठे हुए, हाथ में भाले जैसा कुछ हथियार लेते हुए, ये नृत्य करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये समूह में नृत्य कर रहे हैं और ये कोई संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो इसी प्रकार के चित्र उस काल के मिले हैं जो उस काल के लोगों के जीवन शैली के बारे में हमको बताते हैं। आगे हम बात करें
तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात 3 कालों में उसको बांटा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल बहुत ही प्राचीन समय है, जिसके कोई भी साक्ष्य इतने मिले नहीं हैं, लेकिन जो शैल चित्र मिले हैं वो उत्तर पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल के ही मिले हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में। उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आना चाहिए दिमाग में कि उस समय के शैल चित्रों की खोज किसने की। तो उस समय भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने 1867 से 1868 में की थी। और भी अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थल खोजे, अर्थात शैल चित्र खोजे, जिनमें है कोकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष। ये भी कुछ अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने शैल चित्रों की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज की। यदि हम बात करें शैल चित्रों के विषय के बारे में, तो उस समय के जो शैल चित्र थे उनका मुख्य विषय था मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। और भी कोई और अदर इनका कोई भी विषय नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था जिसके ऊपर इन्होंने चित्र बनाए हों, जिसके ऊपर कोई चित्र मिले हों। जैसे कि आजकल हम बना देते हैं पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, आकाश है, पहाड़ हैं, तो ऐसा कुछ भी इनके चित्रों में नहीं मिला है। जो मिला है तो सिर्फ और सिर्फ मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। ज्यामितीय चित्र अर्थात त्रिभुजाकार, वर्गाकार और गोलाकार में मिले हैं। यदि आप यहाँ देखें, ये चित्र एक बना हुआ है जिसमें आप मानव चित्र में भी त्रिभुज को पहचान पा रहे होंगे कि हाँ, इसमें एक त्रिभुज का यूज किया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करें भारत में शैल चित्रों के प्रमुख केंद्रों की, तो भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड के कुमाऊं और अल्मोड़ा में शैल चित्र मुख्य रूप से मिले हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख गुफाएं हैं शैल चित्रों की, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो है भीमबेटका की गुफा, और लखुडियार की गुफा। भीमबेटका की गुफा पड़ती है हमारे एमपी में, और लखुडियार की गुफा पड़ती है यूके में, अर्थात उत्तराखंड में, अल्मोड़ा के निकट। और जो आंध्र प्रदेश के शैल चित्र के प्रमुख केंद्र हैं वो है कोपगुल्लू, पिकलीहल, टेकलकोटा। पहले हम बात करते हैं लखुडियार की गुफा के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा रही है और इसमें कुछ अलग तरह के चित्र मिले हैं जो इस गुफा को एक अलग पहचान दिलाते हैं। वे चित्र इस तरह के हैं कि ऐसे चित्र दूसरी किसी गुफा में देखने को नहीं मिलते हैं। तो यदि हम बात करें लखुडियार की शब्द के बारे में कि लखुडियार क्या है, तो लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। वहाँ पर जो चित्र पाए गए हैं उनको तीन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। जो वहाँ पे चित्र मिले हैं उनके विषय को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। अभी हमने बात की है कि जो मुख्य विषय रहे हैं शैल चित्रों के वो मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र रहे हैं, लेकिन ये लखुडियार की गुफा के प्रमुख विषय हैं। इसके अलावा कोई और यहाँ पे चित्र देखने को नहीं मिले हैं। मानव चित्र की बात करें, ज्यामितीय चित्र मैंने आपको अभी बताया कि ज्यामितीय चित्र इस तरह के ज्यामितीय आकार में, लेकिन जो मानव चित्र थे वो मानव चित्र ज्यामितीय तो थे, लेकिन एक यहाँ पे लखुडियार की गुफा में, अलग गुफाओं में ज्यामितीय मानव भी मिले हैं, लेकिन लखुडियार की गुफा में छड़ी रूप मानव देखने को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे छड़ी रूप मानव कैसे? तो छड़ी रूप मानव इस तरीके से, ये वर्ग गोलाकार बना दिया, ये उसका सर हो गया, ऐसे एक छड़ी, ये 2 हाथ बना दिए और ये 2 पैर बना दिए। इस तरह के मानव को हम छड़ी मानव कहते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कलर के बारे में,
कि क्या वो जो चित्र थे वो कलर्ड मिले हैं या फिर ऐसे ही कैसे मिले हैं। मतलब एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जो चित्र मिले हैं वो किस रंग के मिले हैं। तो ये चित्र लखुडियार की गुफा में सफ़ेद, काले और लाल रंग में मिले हैं। सिर्फ 3 ही कलर में मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। सिर्फ 3 कलर में लखुडियार की गुफा में सिर्फ 3 कलर में मिले हैं, सफ़ेद, काला और लाल। ठीक है। और जो पशु चित्र मिले हैं उसमें एक लंबे थूथन वाला जानवर, जो पता नहीं क्या है, लेकिन वो एक जानवर है जिसका लंबा सा मुंह है, थूथन अर्थात लंबा सा मुंह, और एक लोमड़ी का चित्र देखने को मिला है और कई रंगों वाली छिपकली भी देखने को मिली है। ठीक है। और यदि हम बात करें और जो चित्र ये हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ चित्र जो बहुत ही अलग मिले हैं लखुडियार की गुफा में। ऐसे चित्र आपको दूसरी किसी गुफा में देखने को नहीं मिलते हैं। ये लहरदार रेखाएं और मानव हाथ में हाथ डाले हुए नृत्य करते हुए, इस तरह के चित्र में आपको देखने को मिल रहा है कि ये लोग एक समूह में नृत्य कर रहे हैं और ये लहरदार रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो चित्र हैं ये बहुत ही अलग देखने को मिले हैं लखुडियार की गुफा में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब यदि हम बात करें कलर के बारे में, आज के टाइम में आपको कहीं भी किसी भी स्टेशनरी पर कलर लेने को मिल जाएंगे, एक कलर के 10 शेड्स भी मिल जाएंगे। लेकिन उस समय के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, उन लोगों के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी। एक जानवर रूपी वो गुफा में रहते थे, सिर्फ कंद फूल खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनको खाते थे, शायद इसी तरह का उनका जीवन था। तो यदि हम बात करें कलर के बारे में कि वो कलर कहाँ से यूज़ करते थे, तो कोई लाल पत्थर हुआ, कोई काला पत्थर हुआ, कोई सफ़ेद पत्थर हुआ, उसका पाउडर बना के, जैसे आजकल आप देखते हैं गेरू रेड कलर में, तो इसी तरह से गेरू जैसे पत्थर का पीस के पाउडर बनाया, उसके बाद उसमें कुछ लिक्विड डाला या फिर पानी लिया होगा, उससे पेस्ट बनाया और किसी ब्रश किस तरीके से बनाते थे यदि हम देखें तो ब्रश किसी पेड़ की टहनी ले ली, इस तरह से पतली सी लकड़ी ले ली, उसमें जो पेड़ की छाल होती थी उससे इस तरीके से उसको ब्रश बना लेते थे, इसी से वो अपनी पेंटिंग किया करते थे। और यदि हम लखुडियार की गुफा के बारे में यही सब था जो मैंने अभी आपको बताया। और यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश के शैल चित्र के केंद्रों के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के कुल्लू, पिकलीहल और टेक्कल कोटा में ये 3 जगह हैं जहाँ पर अधिक प्रसिद्ध शैल चित्र मिले हैं। और जो यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं वो कुछ वाइट कलर में अर्थात सफ़ेद रंग में, लाल रंग में, और कुछ वाइट कलर का नीचे एक तरह से लिपाई कर दी ऐसे वाइट कलर से, और उसके ऊपर रेड कलर से चित्र बना दिए। ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ आंध्र प्रदेश के कुल्लू, पिकलीहल और टेक्कलकोटा में मिले हैं। परंतु यदि हम बात करें अत्यधिक सुंदर चित्रों के बारे में, तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका जो विंध्याचल के पास पड़ती है, और उत्तर प्रदेश की कैमूर की गुफा में भारत के सबसे सुंदर शैल चित्र मिले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं भीमबेटका की गुफा के बारे में। जो मैंने आपको 2 प्रमुख गुफाएं बताई थी, लखुडियार की गुफा और भीमबेटका की गुफा। लखुडियार की गुफा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं भीमबेटका की गुफा के बारे में। भीमबेटका की गुफा ऐसा नहीं है कि वो कोई एक गुफा है, उसमें 800 गुफाएं हैं। ये 800 गुफाएं हैं जो एक भीमबेटका की गुफा के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन उन गुफाओं की 500 गुफाओं में ही चित्र मिले हैं। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्तमान मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास स्थित है जो भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका की गुफा की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर V.A. वाकनकर ने की थी। यहाँ पे पाए गए चित्रों के जो विषय रहे हैं वो अनेक विषय रहे हैं।
जैसा हमने पहले पढ़ा कि लखुडियार की गुफा के 3 ही विषय थे, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। लेकिन भीमबेटका की गुफा के अनेक विषय रहे हैं, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाएं, धार्मिक एवं भव्य दृश्य और उनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शारीरिक सज्जा करना, मुखौटे लगाना जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, जो लखुडियार की गुफा है उनमें से 3 ही विषय थे, लेकिन जो भीमबेटका की गुफा है उसमें बहुत ही विषय मिले हैं, अर्थात अनेक विषय मिले हैं। तो भीमबेटका की कला शैली के बारे में यदि हम बात करें तो उनकी तकनीक जो है ना वो थोड़ी बढ़ गई थी। ठीक है, लखुडियार की गुफा से भीमबेटका की तकनीक कुछ अलग देखने को मिली है। और भीमबेटका की जो कला शैली है ना उसको कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात जो यहाँ पे चित्र मिले हैं ना वो किसी एक काल के नहीं मिले हैं, वो कई काल में विभाजित किए गए हैं, जैसे कि उत्तर पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ताम्र पुरापाषाण काल के यहाँ चित्र देखने को मिले हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं उत्तर पुरापाषाण काल के शैल चित्रों के बारे में जो भीमबेटका की गुफा में मिले हैं। तो भीमबेटका की गुफा में उत्तर पुरापाषाण काल के चित्र, नृत्य चित्र, शिकार चित्र, मानव छड़ी चित्र, ज्यामितीय चित्र मिले हैं। और जो आकृतियां मिली है ना भीमबेटका की गुफा में उत्तर पुरापाषाण काल की, वो बहुत ही बड़े बड़े जानवरों की मिली है, जैसे भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे, इस तरह के। और कुछ ध्वन चित्र भी मिले, ध्वन चित्र अर्थात वॉश पेंटिंग, धुली धुली सी कुछ पेंटिंग मिली हैं, लेकिन जो अधिकांश चित्र मिले हैं वो ज्यामितियों से भरे हुए मिले हैं। ठीक है, और इस तरह के चित्र शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। जो उत्तर पुरापाषाण काल के चित्रों का दिखाया गया है उसमें भीमबेटका की गुफा में शिकारियों से कोई भी संबंध नहीं दिखाया गया है। और जो नर्तक दिखाए गए हैं वो हरे रंग के चित्रों में दिखाए गए हैं, अर्थात वो हरे रंग से पेंट किए गए हैं। लेकिन जो शिकारी चित्र कुछ मिले हैं उनका ज्यामितीय आकृतियों से कोई संबंध नहीं है, ज्यामितीय आकृति में शिकारी नहीं है, एक अलग ही तरह से शिकारियों का चित्र मिला है जो लाल रंग से बना है, और जो नर्तक हैं वो हरे रंग के चित्रों में मिले हैं। ठीक है, दूसरी कला अवधि की हम बात करें भीमबेटका की गुफा में तो मध्य पुरापाषाण काल के शैल चित्र हैं। मध्य पुरापाषाण काल के चित्रों की जो संख्या देखी गई है वो सबसे अधिक देखी गई है। भीमबेटका की गुफा में सबसे अधिक मध्य पाषाण काल के चित्र देखे गए हैं, और इस अवधि के दौरान जो विषय रहे हैं भीमबेटका की गुफा में वो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, अर्थात बहुत अधिक विषय देखने को मिले हैं। पहले थे लखुडियार की गुफा में 3 विषय थे, फिर हम आते हैं भीमबेटका की गुफा में तो और विषय हो गए उत्तर पुरापाषाण काल में, और जो मध्य पुरापाषाण काल में हम पहुँचे आगे बढ़ते बढ़ते तो वहाँ पर और अनेक विषय हो गए। लेकिन जो चित्रों का आकार है, जैसे मैंने बताया था अभी उत्तर पुरापाषाण काल में बहुत बड़े बड़े चित्र थे जानवरों के, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल तक आते आते उन चित्रों का आकार छोटा होता चला गया और शिकारियों के दृश्यों में प्रमुखता देखने को मिली, अर्थात जो शिकारी थे उनके दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर शिकार करते हुए देखा गया, समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया। और कुछ चित्रों में जाल फेंककर गड्ढे खोदकर जानवरों को पकड़ते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, जो शिकार करते थे उनके पास हथियार भी होते थे, जो मध्य पुरापाषाण काल में देखने को मिले हैं उनके पास शिकार करने में शस्त्र भी मिले हैं, अर्थात कुछ कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान ये सब भी देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानवरों के प्रति बहुत क्रूर थे, नहीं, कुछ चित्रों में मनुष्य को जानवर के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी देखने को मिला है। हमें कुछ चित्रों में ऐसा भी देखने को मिला है, और जिनमें दिखाया गया है कि जो उन्होंने चित्र बनाए हैं वो प्रमुखतः पशु के ही बनाए हैं, और कुछ पशुओं के साथ भी देखने को मिले हैं,
तो उससे पता चलता है कि उनके मन में पशुओं के प्रति कुछ प्यार भी था, प्रेम भी था। ठीक है। भीमबेटका की गुफा में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो अनेक रंग मिले हैं। जैसे अनेक विषय तो अनेक ही रंग। यहाँ चलते चलते जैसे पुराने काल से हम देखें आज हम कितना डेवलप हो गए हैं, उसी तरह से उस काल का मानव भी आगे बढ़ते 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 एक नई चीज़ों की खोज में चला गया और कुछ नया नया देखने को हमें मिला है। तो जो भीमबेटका की गुफा में रंग मिले हैं वो काला मिला है, मध्य पुरापाषाण काल में वो काला मिला है, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, इस तरह का रंग मिला है। और यदि हम सोचें कि जैसा मैंने आपको बताया कि कलर वो पत्थर पीस के बनाते थे, लेकिन हरा रंग का पत्थर जो होता था वो कैल्सीटोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। ठीक है। इसी तरह से वो जो रंग बनाते थे वो सिर्फ पत्थरों से ही बनाते थे, उनके पास और कोई जरिया नहीं था रंग बनाने का। गेरू हो गया, ये सब वो पत्थरों को पीस कर ही बनाते थे। और आप सोचें कि उस काल के चित्र आज भी भीमबेटका की गुफा में देखने को मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतने पुराने काल के चित्र, हमारी पेंटिंग्स भी खराब हो जाती हैं, हमारे कुछ भी हम चीज़ें बनाएं घर में भी खराब हो जाती हैं, लेकिन उस काल के चित्र आज भी एज इट इज़ उन पत्थरों की शिलाओं पर, उन शिलाओं पर गुफाओं में इसी तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? तो हजारों साल पहले बनाए गए जो चित्र थे ना, वो ना तो हवा से ना पानी की मार से झेलने के बाद भी खराब नहीं हुए, है ना। तो उस चीज़ को यदि हम देखें वो कैसे आज तक भी ऐसे के ऐसे ही हैं, तो उसके पीछे एक रासायनिक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है, जो है कि जो वो कलर थे ना, जिस कलर से वो पत्थरों पे बनाते थे, तो पत्थरों पे एक ऑक्साइड मौजूद होता था जिससे वो कलर एक रासायनिक प्रतिक्रिया पकड़ लेते थे, और वही रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण वे चित्र स्थायी बन गए और हमें देखने को आज भी वो मिलते हैं। हालांकि ये चित्र बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें जो विशेषताएं यदि आप देखें ना जाके, तो आप खुद भी सोचेंगे कि उस काल का मानव भी कला के प्रति कितना प्रेम था कला के प्रति उस काल के मानव में। और जो चित्रात्मक गुण देखेंगे आप, जो विशेषताएं है ना, वो बहुत ही अलग देखने को मिलेगी उस काल के अकॉर्डिंग। ठीक है। आजकल तो बहुत ही डेवलप है हर चीज़ में, लेकिन उस काल के अकॉर्डिंग देखें हम तो उनकी जो चित्र हैं, उनकी गुण और विशेषताएं बहुत ही भव्य हैं। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और देखें तो वहाँ जो आप जाएंगे आप देखेंगे कि जो शैल चित्र की गुफाएं हैं ना, उन गुफाओं में जो शैल चित्र बने हैं उन चित्रों की कम से कम 20 लेयर आपको देखने को मिलेगी। अर्थात 20 लेयर से मतलब है कि एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र, दूसरे चित्र के ऊपर तीसरा चित्र, इसी तरह से 20 लेयर में चित्र बने हुए हैं मध्य पुरापाषाण काल में। इसके पीछे यदि हम कारण सोचें तो शायद एक जनरेशन, एक नई जनरेशन ने उसके ऊपर चित्र बना दिए, दूसरी जनरेशन आई उसने उसके ऊपर चित्र बना दिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक चित्र बनाया तो वो अच्छा नहीं लगा, उसी के ऊपर दूसरा चित्र बना दिया, तो शायद ये कारण हो सकते हैं। और ये देखने को मिलता है कि वो उस काल का मानव भी बहुत प्रयास करता था, वो बहुत ही मेहनती था, ऐसा नहीं है, बहुत ही मेहनती था उस काल का मानव, और वो लगता है उन चित्रों को देखने पे। ठीक है। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बारे में आज हमने पढ़ा, उनके मानव के, उस काल के मानव की जीवन शैली के बारे में, खान पान के बारे में, उनकी आदतों के बारे में जो हमने जाना, उससे हमें क्या समझने को मिला? उससे हमें ये समझने को मिला कि उस काल का मानव अपने मन, मस्तिष्क और चिंतन को जानने, बताने के लिए इन चित्रों का प्रयोग करता था कि आने वाली पीढ़ी उनकी जीवन शैली को समझेगी। ठीक है, इन चित्रों के माध्यम से। और ये जो चित्र मिले हैं वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात उस काल को जानने में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये जो चित्र हैं वो उस काल का, आदिक काल का मानव हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे छोड़कर गया है। तो हमें इन सब चीज़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। जितने भी हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड,
ये आने वाली जनरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए और हम सभी को इनकी सिक्योरिटी करनी चाहिए। सो थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।